नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भूगोल के विकास में अरब भूगोलवेत्ताओं का योगदान। इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें आपको बताया था कि यूनानी भूगोलवेत्ताओं का क्या योगदान रहा। तो यूनानी भूगोलवेत्ताओं के बारे में मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में पढ़ा दिया, और भी मैंने फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं के बारे में पढ़ाया है। बहुत सारे टॉपिक्स आपके आ चुके हैं वीडियो में। तो आज जो हमारा वीडियो होगा इसमें हम अरब भूगोलवेत्ताओं के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, लॉन्ग में, शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में। तो बीए थर्ड ईयर का ये भौगोलिक चिंतन यानी कि आपका जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी। भूगोल में अरब भूगोलवेत्ताओं का योगदान। देखिए कहीं कहीं हो सकता है एक दो शब्द या कोई लाइन मिस्टेक हो जाए टाइपिंग में। देखिए 8वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक का जो काल था ये अरब भूगोलवेत्ताओं का काल माना जाता है। मतलब 8वीं से लेकर के 13वीं शताब्दी तक का जो काल था, इस काल में अरब भूगोलवेत्ताओं का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान था। अरब भूगोलवेत्ताओं ने गणितीय भूगोल, भौतिक भूगोल एवं प्रादेशिक भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कुछ अरब भूगोलवेत्ताओं का योगदान निम्नलिखित है। तो अब यहाँ पर हम लोग कुछ अरब भूगोलवेत्ताओं के बारे में पढ़ेंगे और उनके सिद्धांत, उनकी खोज या उनके जो भी कार्य हैं उनके बारे में हम लोग को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ इब्न सीना, आपने हो सकता है नाम ना सुना हो इनका। इब्न सीना ये अरब का एक भूगोलवेत्ता था। तो कभी कभी आपसे 2 नंबर में इस तरह से पूछ लेगा कि इब्न सीना कौन था। अब 50 शब्दों में आपको लिखना है, तो इतना ही लिख देंगे यहाँ से यहाँ तक, तो आपको मिल जाएंगे 2 नंबर। इब्न सीना, इसे अरब जगत का भूगोल का पिता कहा जाता है। देखिए आपने नाम नहीं सुना, लेकिन कितना महत्वपूर्ण ये भूगोलवेत्ता आप समझ सकते हैं कि अरब जगत का भूगोल का पिता इब्न सीना को कहा जाता है। इन्होंने अरबी भाषा में विश्वकोश की रचना की। अरबी भाषा में किस पुस्तक की रचना की? विश्वकोश की, जिसमें भौतिक भूगोल के खासकर पर्वत निर्माण, मिट्टी निर्माण आदि विषयों का वर्णन किया। मतलब इन्होंने विश्वकोश में किन किन बातों का वर्णन किया है कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, पर्वत का निर्माण कैसे होता है, साथ ही पर्वतीय भाग में अपक्षयन, यहाँ ये जो अड़ा लिखा हुआ है आप ना भी कह सकते हैं, तो अपक्षयन और अपर्दन का अवलोकन भी किया और बताया कि पर्वत का उत्थान होते ही अपर्दन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो ये बात किसने कही थी? इब्न सीना ने। तो इन्होंने एक विश्वकोश की रचना की अरबी भाषा में। उसमें इन्होंने बताया कि पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, और इन्होंने बताया कि जब पर्वत का निर्माण होता है तभी से अपर्दन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी बात इनके बारे में क्या है कि इनको अरब जगत का भूगोल का पिता कहा जाता है। तो पहला आपका जो विद्वान था भूगोलवेत्ता वो मैंने आपको बताया। अब यहाँ एक नाम आपने सुना होगा, इतिहास पढ़ते समय आपने इनका नाम सुना होगा मध्यकालीन इतिहास में, अल-बरूनी। यह महमूद गजनबी के बुलावे पर हिंदुस्तान आया था। मतलब महमूद गजनबी के साथ ही ये भारत आया था। अल-बरूनी यहाँ रहकर किताबुल हिंद, किताब अल हिंद लिखा है, कहीं कहीं लिखा होता है किताब उल हिंद, तो दोनों सही है। तो किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना किसने की? अल-बरूनी ने। इस पुस्तक में हिमालय की तराई में पाए जाने वाले जड़ों निक्षेपों के गोल पत्थर का वर्णन है। जब आप हिमालय से नीचे आएंगे तो आपको नदियों के जो नदियाँ होती हैं वहाँ पर बहुत छिछली बहती हैं, बहुत गहरी नहीं होती, तो वहाँ पर बहुत गोल गोल बहुत बड़े बड़े पत्थर आपको मिलेंगे। तो उन पत्थरों के बारे में अल-बरूनी ने अपने इस किताब में यानी किताबुल हिंद में वर्णन किया है। फिर यहाँ अल-बरूनी ने उषा यानी डाउन, यानी कि जो सुबह का समय होता है, एक समय होता है, और सांध्य प्रकाश यानी ट्यूबलाइट के कारणों को बताया कि मतलब सुबह और शाम कैसे होता है। एक प्रकार से इन्होंने बताया था जब सूरज क्षितिज से 18 डिग्री नीचे होता है तभी ये प्रकाश आकाश में बिखरती है। ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने पुस्तक में बताया है। उसने अपने पुस्तक, इनकी एक पुस्तक और है रिसालाह। रिसालाह में दिन रात की लंबाई में होने वाले अंतर एवं ध्रुवों पर 6 महीनों की जो दिन रात होती है उसके बारे में भी इन्होंने बताया है। तो बहुत कुछ इन्होंने बता। देखिए मतलब इन्होंने पहले तो ये बताया कि भाई उषा और यानी कि सुबह और शाम आप सीधे सीधे कह सकते हैं कैसे होती है, कब होती है, इनका वर्णन इन्होंने किया अपनी किताबों में। फिर इन्होंने बताया कि ये दिन रात छोटे बड़े कैसे होते हैं,
और ध्रुवों पर 6 महीने का दिन रात क्यों होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने थोड़ा बहुत बताया था। तो ये आपके हो गए अल-बिरूनी। तो अल-बिरूनी, इब्न सूना, ये इब्न सीना, ये 2 हो गए आपके। तीसरा जो यहाँ है इब्न बतूता, इनका भी नाम आपने सुना होगा। इसमें लगभग, इसने यहाँ पर होगा, देखिए इसमें नहीं, इसने होगा। इसने लगभग 75,000 मील की यात्रा की, जिसके कारण इसको अरब जगत का मार्को पोलो कहा जाता है। तो अरब जगत का मार्को पोलो किसको कहा जाता है? इब्न बतूता को। ये आपको सही से याद रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछ लिए जाते हैं। तो अरब जगत का मार्को पोलो इब्न बतूता को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने 75,000 मील की यात्रा की थी लगभग। यह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हिंदुस्तान आया था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो किसके शासनकाल में आया था? जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था भारत में, तभी आया था। इसने पूरे हिंदुस्तान की यात्रा की। तुगलक ने इसको दिल्ली का कोतवाल और फिर चीन में तुगलक साम्राज्य का राजदूत बनाकर भेजा गया। मतलब जब ये आया तो पहले तो इसको कोतवाल बना दिया गया दिल्ली का, फिर इसको चीन भी भेजा गया था मोहम्मद बिन तुगलक का राजदूत बना करके। देखिए ये जो सारी PDF हैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे देता हूँ। थोड़ा देर में अगर आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे ये आपको PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। वहाँ पर मैं लिंक दे देता हूँ, फिर आप डाउनलोड कर लीजिए। अब यहाँ पर है एक और नाम आपने सुना होगा, अल मसूदी। बहुत ही प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता है अरब जगत का। अल मसूदी यह अपने समय का प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक था। मतलब जलवायु के बारे में इसको ज्ञान था। इसने भारतीय मानसून का उत्तम विवरण प्रस्तुत किया। इन्होंने कैस्पियन सागर में नौ संचालन करके निष्कर्ष निकाला कि यह एक बंद सागर है। मतलब इन्होंने स्वयं वहाँ पर अपनी नौका चलाई और फिर बताया कि यह एक बंद सागर है। बंद सागर मतलब जो घिरा हुआ है चारों तरफ से। सागरीय जल में विभिन्न रंगों के पाए जाने का मुख्य कारण लवणता की भिन्नता एवं वनस्पति की उपस्थिति को इन्होंने माना कि भाई आपने देखा होगा कि कोई कोई सागर का पानी अलग होता है। जैसे हिंद महासागर का पानी अलग होगा, प्रशांत महासागर का अलग होगा। तो इन्होंने बताया कि जो विभिन्न सागर हैं, महासागर हैं, इनके पानी का जो रंग होता है वो अलग इसलिए होता है क्योंकि उसमें लवणता की भिन्नता होती है। और कई प्रकार की जो वनस्पतियाँ होती हैं वह भी रंगों के विभाजन का कारण बनती हैं। अलग अलग प्रकार की वनस्पति अलग अलग सागर में पाई जाती है। तो ये सारे कारण हैं। नदियों को अपर्दन का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना और निष्कर्ष में बताया कि महासागरों में पाए जाने वाला लवण का संबंध स्थलीय भाग से है। महासागरों में जो लवण पाया जाता है उसका संबंध कहाँ से? स्थलीय भाग। क्योंकि तमाम तरह की नदियाँ जा कर के महासागरों में मिलती हैं, तो ये नदियाँ अपने साथ बहुत तरह के लवणीय पदार्थ लेकर जाती हैं। और भी कारण होंगे। अब यहाँ है एक आपका भूगोलवेत्ता इब्न खालदून। अभी मैंने आपको इब्न बतूता पढ़ाया था, अब यहाँ इब्न खालदून है। इसे अंतिम महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता माना जाता है अरब का अंतिम महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता माना जाता है। इसने अपनी पुस्तक मुकद्दिमा, देखिए मुझे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, मुकद्दिमा, ओके, ये इसकी पुस्तक है। इसमें इसने मानव एवं पर्यावरण के संबंधों का वर्णन किया है। इसके अनुसार उष्ण जलवायु के निवासी लापरवाह और सुस्त होते हैं, जबकि समशीतोष्ण जलवायु के लोग फुर्तीले और बुद्धिमान होते हैं। यानी कि जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती, उष्ण जलवायु के निवासी लापरवाह होते हैं, सुस्त होते हैं, जबकि जहाँ पर ठंडी गर्मी बराबर होती है वहाँ के लोग फुर्तीले होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। ये इब्न खालदून ने बताया है। मतलब इन्होंने बताया है कि जो मानव है उस पर प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। मानव के स्वभाव, उसकी आदत पर भी प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। इसका विश्वास था कि दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ देखिए दक्षिणी होगा, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या की सघनता अधिक है। अब ये तो बात सही है कि उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या अधिक है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में लैंड ज़्यादा पाया जाता है। यानी कि जो भूमि है, स्थल भाग है, वो उत्तरी गोलार्ध में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए जनसंख्या भी ज़्यादा पाई जाएगी। दक्षिण गोलार्ध में सागरों का प्रभाव, यानी कि महासागर यानी पानी ज़्यादा है, और उत्तरी गोलार्ध में भूमि ज़्यादा है, लैंड। फिर यहाँ पर है इसके बारे में, इसको प्रथम पर्यावरणीय निश्चयवादी कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है। ये देखिए, क्योंकि इन्होंने मानव पर्यावरण से संबंध को वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया।
तो आप समझ सकते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुनिए, बाकी एक दो लेटर कहीं अगर अक्षर छूट गए हैं तो उसको तो आप समझ सकते हैं, इतने बड़े हैं। फिर यहाँ दो अरब भूगोलवेत्ता और हैं, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। अल यकूबी, इसने पश्चिमी एशिया, भूमध्य सागरीय अफ्रीका के देशों के नगरों का भूगोल लिखा। यानी कि जो पश्चिमी एशिया है और भूमध्य सागरीय जो अफ्रीका के देश हैं उनके नगरों के बारे में इसने लिखा। अब एक और है यहाँ पर अल बल्खी, देखिए नाम बहुत अजीब अजीब हैं। अल बल्खी, इसने अरब व्यापारियों से जलवायु संबंधित सूचनाओं एवं आंकड़ों को एकत्रित करके विश्व का प्रथम जलवायु मानचित्र किताबुल अस्काल की रचना की। इसने एक मानचित्र की रचना की, किताबुल अस्काल। तो ये सब आपको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है, तब जाके आपको याद होगा। और मैंने यूनानी भूगोलवेत्ता के बारे में पढ़ा दिया, उसमें मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया जितने भी यूनानी भूगोलवेत्ता थे। फिर मैंने फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं के बारे में पढ़ा दिया। अब मैंने यहाँ पर आपको अरब भूगोलवेत्ताओं के बारे में पढ़ा दिया। अब जर्मनी भूगोलवेत्ता बचे हैं, ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हैं, या रूसी, रोमन, जो भी हैं, मैं एक एक करके सबको पढ़ा दूँगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।